नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज बात बोर्ड की परीक्षाओं की। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और छात्रों के चेहरों पर तनाव साफ देखा जा चुका है। उनके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है क्योंकि अब उन्हें इस परीक्षा से गुजरना है जिसकी तैयारी उन्होंने साल भर की थी। बच्चों की अक्सर शिकायतें रहती कि जो उन्होंने साल भर पढ़ा, परीक्षा के समय उनको याद नहीं रहता या फिर वो याद किया हुआ भूल जाते हैं। इस तरह की कई चीजें। आज इन्हीं बच्चों से बात करने के लिए, इन छात्रों से बात करने के लिए जयपुर से दूर एक ग्रामीण परिवेश की स्कूल के अंदर हम पहुंचे जिसका नाम है ग्रामोदय शिक्षण संस्थान, और इसके बच्चे 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जो है इसी स्कूल के एक बच्चे जो आगे की पंक्ति में बैठे। सतीश जी, आपके पास में जो एक बच्चा है, आप माइक उनको दीजिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल शर्मा है। निर्मल, ये बताइए कि किस तरीके से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या वाकई आपको तनाव है? मैं रेगुलरिटी से पढ़ रहा हूँ, इसलिए तनाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे पर दबाव भी नहीं है। मैं रेगुलरिटी से शुरुआत से पढ़ता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पास वो तनाव भी नहीं है। तो निर्मल, आप उन बच्चों को क्या कहेंगे जिनको लगता है कि वो साल भर तैयारी करते हैं लेकिन अंत में भूल जाते हैं? क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उन बच्चों को? क्योंकि अगर आप इन दिनों के अंदर देख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो उनके ऊपर ज्यादा नंबर लाने का दबाव होता है, माता पिता की तरफ से दबाव होता है, एक समाज का दबाव भी होता है कि दूसरे बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे, मेरे कम आ जाएंगे। ऐसे बच्चों को आप क्या टिप देंगे? पहली बात तो ये, वह शुरुआत से नहीं पढ़ते आ रहे, से रेगुलरिटी नहीं बना रखी उन्होंने, फिर वो एग्जाम नजदीक आने लगती है तो फिर वो एक साथ उन सारी बुक्स को खोलते फिर पढ़ते हैं, फिर उनके वो तो साफ जाहिर होता है कि तनाव तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आपके आगे भी एक जो है, आपका नाम बताइए। संजय दैया है। संजय, आप कैसे तैयारी करते हैं एग्जाम की? मैं शुरू से रेगुलर पढ़ता हूँ और टेंशन नहीं लेता हूँ पढ़ाई की, और सर जो बताते हैं उसको टाइम पर पूरा करता हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती एग्जाम आता है तो? नो सर। चलिए ठीक है। डॉक्टर अशोक गोयल, मैं अब आपके पास आता हूँ। इससे पहले कि मैं दूसरे बच्चों के पास में जाऊं, चूंकि आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर जो है उनको तनाव नहीं है, और इसका एक सबसे बड़ी वजह जो इन तीनों बच्चों से बात करने के बाद सामने आई, रेगुलर नियमित पढ़ाई करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चे भी बहुत आते हैं, आपके पास भी बहुत सारे बच्चे आते होंगे, साल भर याद करते हैं लेकिन एग्जाम के दिनों के अंदर शायद इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। वो एक तो या तो उन्होंने शुरुआत से ही पढ़ाई नहीं की हुई होती है, या वो इतना एकदम से उस पर वो एकदम से लोड ले लेते हैं, जैसे नींद का पूरा नहीं होना या तनाव में आ जाना छोटी छोटी बातों में। तो वो जो ऐसे लोग होते हैं वो ज़्यादातर तनाव में आ जाते हैं और फिर उनके साथ प्रॉब्लम होती है। जी ठीक है। विजय जी, आप यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं। विजय जी, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं बच्चों को कि ये अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाए और तनाव से भी दूर रहें? क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए वो दूसरे बच्चे भी नसीहत लेंगे जो बहुत एग्जाम की इस समय तैयारी कर रहे हैं। छात्र को डे फर्स्ट से ही बता दिया जाता है कि आपको जो भी आपको रेगुलर काम मिल रहा है उसको डे फर्स्ट से पहले दिन का काम पहले दिन ही कंप्लीट कर लेना है। आप धीरे धीरे अपना होमवर्क और जो लेसन है वो याद नहीं करेंगे तो वो एग्जाम के पास में एकदम से आकर ज्यादा आप पर उसका दबाव बढ़ जाएगा और वो आप तनाव में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको नींद पूरी कर लेनी है समय पर। जितना मनोरंजन आपको चाहिए उतना मनोरंजन कर लेना चाहिए, जितना खेल कूद चाहिए वो कर लेना चाहिए। और जो पेरेंट्स को भी ये स्कूल मीटिंग करके बता दिया जाता है कि इस बच्चे के साथ में इतना ही दबाव ये सहन कर सकता है, आप अपनी अपेक्षाओं का ज्यादा दबाव इस पर डालेंगे तो ये बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। सतीश जी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो माता पिता कहते जरूर है कि हम इन पे दबाव नहीं डाल रहे, जबकि हकीकत ये होती है कि उनके ऊपर वाकई जो है ज्यादा नंबर लाने का दबाव होता है। बेसिकली देखा जाए तो समाज में ये रहता ही है, एक पेरेंट्स के बच्चे अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चे से यही अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बच्चा भी अच्छे मार्क्स लाए। बट मैं ग्रामोदय जो शिक्षण संस्था है इसके सिस्टम की बात करूँ तो स्टार्टिंग से ही एक बार बच्चे से टारगेट ले लिया जाता है कि क्या वो कर सकता है। फिर उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनको भी बता दिया जाता है कि आपका बच्चा इस लेवल तक तैयारी कर सकता है, आप इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखें। अगर रखते हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग इसको माहौल दें, जो इसको ज़रूरत मनोरंजन की ज़रूरत है तो टाइमली वो प्रोवाइड करवाएं, या फिर अदर कोई भी इसको जैसे पढ़ाई के लिए कोई भी इक्विपमेंट चाहिए या फिर कोई भी रेफरेंसेस बुक्स वगैरह कुछ भी गाइड, तो वो सब इसको टाइमली प्रोवाइड करवाएं जिससे बच्चा भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए और अपने टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है। मेरे दाहिने तरफ बहुत सारी छात्राएं भी बैठी हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं की, उनसे बात करते हैं। आप में से कौन अभी बोलना चाहेगा? आप बोलेंगी? आप खड़े हो जाइए। आप ये बताओ कि जैसा आपके टीचर्स ने कहा या डॉक्टर साहब ने कहा
कि जो बच्चे पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की भी जरूरत होती है उनको, एंटरटेनमेंट की भी जरूरत होती है, मनोरंजन की भी जरूरत होती है, लेकिन क्या एग्जाम के दिनों में, चूंकि एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो क्या वाकई आप मनोरंजन या जो है वो स्पोर्ट्स के लिए समय निकाल पाते हैं? सर समय तो नहीं होता, लेकिन निकालना पड़ता है हमें, है ना, टाइमली, है ना, सभी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और मनोरंजन भी करना चाहिए, और घर में भी ऐसा वातावरण बनाकर रखना चाहिए कि किसी से झगड़ा या फिर तनाव का वातावरण नहीं रखना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो। ठीक है, आपके पीछे और कोई है पीछे जो बोलना चाहे? आप बिल्कुल ऐसे मत बैठिए डॉल की तरह, बिल्कुल मत बैठिए, आप बोलिए, आप अच्छे स्टूडेंट है, खड़े हो जाइए, आप बोलिए। हमें हर चीज में ध्यान देना चाहिए, जैसे पढ़ाई और खेलकूद और अन्य कार्य जो आपके मनपसंद हो। कई बच्चों का मन होता है कि मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना हो के सिंगिंग करना चाहूँ, डांसिंग करना चाहूँ या फिर अन्य एक्टिविटीज करना चाहूँ, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें दबाव डालते हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन बच्चे का मन नहीं लगता। इस कारण फिर उसकी पूरी साल ऐसे ही खराब हो जाती है। वो 12th आराम से पास कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। डॉक्टर फिजा हसनी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बच्चा करना कुछ और चाहता है, लेकिन पेरेंट्स और सोसाइटी के दबाव के अंदर वो उससे करवाया कुछ और जाता है, नतीजा सिफर। देखिए, इसमें क्या है कि उनको स्टूडेंट को भी अपनी कैपेबिलिटीज पहचाननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई के साथ बाकी चीजें नहीं कर सकता, उसके अंदर हो सकता है ना कि इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो पढ़ाई के साथ अपनी हॉबीज को भी पूरा कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई में क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए वो इंजीनियरिंग की या डॉक्टर की पढ़ाई करता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज, आगे के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स है वो उसके पास रहेंगे। अगर वो डांसिंग के फील्ड में या सिंगिंग के फील्ड में या स्पोर्ट्स के फील्ड में जाता है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कितनी रहती हैं, सक्सेस रेट कितना रहता है, इस चीज का भी बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ वो ये कहने से कि नहीं हमारे पेरेंट्स हमको जबरदस्ती पढ़ाई करवा रहे हैं, इस चीज से वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और ये उनको थोड़ा सा अपनी कैपेबिलिटीज को भी थोड़ा सा इनहांस करना पड़ेगा कि वो दोनों चीजें भी कर सकते हैं। आप पेरेंट्स की वकालत कर रही हैं मैडम? देखिए, पेरेंट्स की वकालत नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन तो जरूरी है। आशा मैडम किस तरीके से तैयारी करवाती हैं आप ताकि न्यूनतम प्रेशर इनके ऊपर हो, अच्छे रिजल्ट जो है बच्चों के सामने आए? क्या प्रक्रिया अपनाती हैं आप इनकी तैयारी के लिए? सर, इनकी तैयारी के लिए यही करते हैं कि इनको डे फर्स्ट से ही मतलब लर्न करवाया जाता है, साथ ही साथ उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर बच्चों में खुद में अगर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो फिर उन्हें स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, प्रवीण जी, सहमत हैं आप हर्षा जी से? हाँ मैम, सर मैं ये कह रहा था कि तनाव से बचने के लिए बस कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप बच्चे से बच नहीं पाते क्योंकि वो इतने मैच्योर होते नहीं हैं। जब एग्जाम नजदीक आते हैं, भले उन्होंने साल भर तैयारी की हो, लेकिन एक एग्जाम का प्रेशर तो रहता है। अब उससे टीचर की क्या भूमिका होती है, मनोवैज्ञानिक भूमिका क्या होती है कि बच्चों के नतीजे भी बढ़िया आए, अच्छे नतीजे आए और उनका प्रेशर भी कम हो? इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है गार्जियन के अलावा टीचर की होती है। हाँ, तो उसके लिए यही है कि यदि स्टूडेंट कंटिन्यूटी रखता है तो वो जो है ना तनाव में कभी नहीं आएगा। टिकम जी, आप एक टीचर की भूमिका को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर, बच्चों को कंटिन्यूटी के लिए ही मैं बोलूँगा कि वो टाइम टेबल डिसाइड करके अपनी पढ़ाई जारी रखें। जैसा कि सभी टीचर ने कहा, कंटिन्यूटी शुरू के अंदर से ही अगर फ्रॉम फर्स्ट डे से अगर तैयारी करवाई जाए तो इतनी मुश्किलात बच्चों को आती नहीं है और एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेकिन फिजा जी, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये शिकायत अक्सर रहती है कि वो अगर रात भर भी याद करते हैं या रट्टा मारते हैं, सुबह भूल जाते हैं और उनकी कुछ लाइनें याद रह जाती हैं। क्या ये साल भर की तैयारी काम आती है एग्जाम में? तैयारी तो साल भर की ही काम आएगी। उनको अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंजेस लाने चाहिए। अगर उनको लगता है कि मुझको इस पैटर्न से याद नहीं हो रहा तो उनको पैटर्न चेंज करना चाहिए। जो जैसे हम ज्यादातर जो जिन लोगों को याद नहीं होता, हम उनको ये कहते हैं कि आप पूरे पार्ट को पढ़ने के बजाय उसको टुकड़ों में बांट के फिर उसको पढ़ें। पहले उसको रीड करें, फिर उसको लर्न करें, फिर उसको रिकॉल करें, तो फिर कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस आपकी मेमोरी के अंदर बने रहते हैं। फिर उनको आपको जब आप अगर आप अपने आप को बिल्कुल एग्जाम के टाइम में रिलैक्स रखेंगे तो आपको रिकॉल जल्दी होगा। और ये तो गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस भी है। हमेशा ऐसा अपन नहीं कह सकते कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस बैड स्ट्रेस ही होगा। उसके अंदर ये होता है कि आपको जो गुड स्ट्रेस होता है वो आपको एक अलर्टनेस की फीलिंग देता है। आप अलर्ट रहेंगे। जब आपको ये लगेगा कि मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है तो आप अलर्ट रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी।
इसलिए आपको उसको एक स्ट्रैटेजिक उसके अंदर शेड्यूलिंग। अलर्ट भी दो तरह के होते हैं, गुड अलर्ट और बैड अलर्ट। ये नॉर्मल एंजाइटी और एक पैथोलॉजिकल एंजाइटी। नॉर्मल एंजाइटी होना बहुत ज़रूरी है, हर आदमी में होना ज़रूरी है। जब कोई एग्जामिनेशन होता है तो अगर एंजाइटी नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल एकदम से लापरवाह हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान भी नहीं देगा, उसको पढ़ाई भी नहीं करेगा। ठीक है। पैथोलॉजिकल एंजाइटी होती है, दैट शुड बी एक्सेसिव एग्रेसिव एक्सेसिव टाइम कंज्यूमिंग होती है, और वो ही मतलब जो बच्चा है उसको वो परेशानी करती है वो। लेकिन अशोक जी, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, भले ही साल भर तैयारी ना करें, आप उन्हें मेधावी कह लीजिए, ब्रिलियंट कह लीजिए, अंतिम समय में तैयारी करते हैं और बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो उनको याद रह जाता है। इनमें से भी कोई ऐसा बच्चा ढूंढने की कोशिश करेंगे दौरान गुजरते बच्चों के तनाव पर। हमारे साथ आज इस ग्रामोदय शिक्षण संस्थान के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं इसी को लेकर। सौरभ, किस तरीके से तैयारी कर रहे हो और आपको क्या वाकई पढ़ने के अंदर या याद करने के अंदर किसी तरीके की दिक्कत आती है? क्योंकि आप अपना सवाल हमारे साथ बैठे मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक से भी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं रेगुलर नियमित पढ़ाई करता हूँ। यदि मैं अभ्यास नहीं करता तो फिर मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा अभ्यास करता हूँ। अब एग्जाम, मैं 12th क्लास का एग्जाम देने वाला हूँ। अभी इस वक्त मैं जो साल भर पढ़ाई किया उसकी रिवीजन कर रहा हूँ ताकि मैं एग्जाम में सही कर सकूँ। ठीक है। और आप में से कितने बच्चे हैं जो लिख कर याद करते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, लिख कर नोट्स बनाते हैं? कितने बच्चे हैं, हाथ उठाइए, जो लिख कर बनाते हैं। अच्छा, आप लिख के क्यों नोट्स बनाते हैं, ये सबको बताइए आप। लिख कर नोट्स बनाने से अच्छी तरह से याद होता है और माइंड में बैठ जाता है, और जो नोट्स बनाते हैं उनको सही तरीके से याद होता है और भूलते भी नहीं है। और कितने लोग हैं जो बिना लिखे याद करते हैं? मैं लिख के नोट्स नहीं बनाती, क्योंकि मैं जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसको पहले सही तरीके से समझती हूँ, फिर बाद में लर्न करती हूँ। ठीक है। फिजा जी, मैं फिर से आपके पास में आऊंगा। ये आपने दो अलग अलग तरीके देखे, दो बच्चों से मिले, और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लिख कर नोट्स बनाकर याद करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने से याद हो जाता है। ये मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग बच्चों की या सिचुएशन पे जो उनकी। जी देखिए, उनका शुरू से ये इस तरीके से अपना हैबिट फॉर्मेशन बना रखा होता है कि मेरे को इस तरीके से याद होगा। हालांकि क्या होता है, लिख के करने से जो ट्रेसेस होते हैं वो ज्यादा फर्म होते हैं, लेकिन जब अपन बोलते हैं और अपनी आवाज, कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं तेज तेज बोल के याद करते हैं, तो कई बार अपनी ही आवाज जब वो सुनते हैं ना तो वो भी उनकी मेमोरीज के अंदर उनको याद करने में ज्यादा इजी रहता है। तो सबका ये अपना अपना पैटर्न है कि वो जिस भी तरीके से उनको कंफर्टेबल होता है। ये हैबिट फॉर्मेशन स्टडी का एक बनाना चाहिए सबको ही, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ने बैठना, नोट्स बनाना, अंडरलाइन करना, कलर पेंसिल्स यूज करना, न्यूमोनिक्स बनाना, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं अलग अलग, जिसको जो पसंद आती है वो उसके हिसाब से करता है। अशोक जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। व्यू है कि मेमोरी को अगर अपन देखेंगे तो कई तरह की मेमोरी होती है, रीडिंग मेमोरी, राइटिंग मेमोरीज, विजुअल मेमोरी, स्पेक्टिकल मेमोरीज। तो अगर इनमें इनका जो मेमोरीज का ड्यूरेशंस होता है कि मतलब कितने समय तक अपन इस मेमोरी को याद रख सकते हैं, विजुअल मेमोरी को, राइटिंग मेमोरी को, रिटन मेमोरी को, स्पेक्टिकल मेमोरी को। तो अपने ने सबसे ज़्यादा देखा कि विजुअल मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा अपन को याद रहती है। जैसे कोई पिक्चर देख ली, कोई टीवी पे पिक्चर आ गई तो वो पिक्चर सीन अगर दोबारा आता है तो अपन उसको याद कर लेते हैं। उसके अलावा दूसरी होती है ये राइटिंग मेमोरीज भी अपने को याद रहती है। स्पेक्टिकल मेमोरीज सबसे कम जो रहती है वो रीडिंग मेमोरी अपने पास रहती है। सतीश जी, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कितने बच्चे आपके पास ऐसे आते होंगे जिनको एक बार में याद हो जाता है, एक बार में सीख जाते हैं, या फिर वो आपके पास 2 से 4-5 बार जो है वो पूछते हैं? ऐसे बच्चों को किस तरीके से आप समझाते हैं ताकि वो परीक्षा की प्रिपरेशन कर सके? ऑलमोस्ट 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार बताने में बिल्कुल वो क्लियरली समझ लेते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो इस बात को एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं, समझाते भी हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बार बार रिपीटेशन की उनको आवश्यकता रहती है। बीच बीच में एक टॉपिक होने के बाद में कुछ दिनों बाद में वापस से वो रिपीटेशन की आवश्यकता होती है, उनको दोबारा बताना पड़ता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल या तो इग्नोर करते हैं वो बात को, जो बता दिया उनको उस समय तो उनके ठीक है कि आ गया, फिर वो भूल जाते हैं और रिपीट भी नहीं करते। तो बेसिकली जो स्ट्रेस की बात है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लागू होती है अकॉर्डिंग टू मी। एक और भी बहुत बड़ा दबाव रहता है सतीश जी, अगर मैं आपसे कहूं तो माता पिता का, या फिर जो है हमने शुरू में भी इस पर बात की, नंबर ज्यादा लाने हैं। क्या
इससे बाहर आया जा सकता है? क्योंकि अब समय आ गया, क्योंकि एक बच्चा जरूरी नहीं है कि उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ स्टडी में हो, वो दूसरे तीसरे चौथे फील्ड के अंदर भी उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है कि उसने जो है स्टडी में कमाल ना किया हो, वो किसी दूसरे फील्ड में कमाल करे। बिल्कुल आपने सही कहा, और आज के इस ज़माने में बिल्कुल यही होना चाहिए। हर स्कूल को मैं तो ये कहता हूँ कि हर स्कूल में बिल्कुल इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का। उनको लर्निंग कैपेसिटी जो भी कैपेबिलिटीज़ उनकी हैं, तो इस तरीके का उनको सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें स्टडी के अलावा या स्टडी के साथ साथ में स्पोर्ट्स है, अदर जैसे कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई है, तो ये सब में उनको साथ साथ लेकर चलना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास भी ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में इतना मन नहीं है। बेसिकली मैं बात करूं, एक 7th क्लास का स्टूडेंट था, इसी सेशन की बात करूं तो उसने पूरे जो अभी सेशन एंडिंग की ओर है, तो पूरे सेशन में उसके साथ में ये प्रॉब्लम रही कि वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, होमवर्क उसका कंप्लीट नहीं रहता था, टीचर्स भी परेशान थे उससे। तो एक दिन उसको ऑफिस में बुलाया तो बात हुई, तो बच्चा बोलता है कि सर मेरा पढ़ाई में पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है उससे पूछा गया, तो कि सर मैं कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम है वो बिल्कुल ठीक कर लेता हूँ, मैं उसमें बहुत मन लगता है, मैं पढ़ाई छोड़कर वो काम पहले कर लूंगा, चाहे कितना ही मेरा पढ़ाई का वर्क पड़ा हो उसको छोड़ दूंगा, वो कर लूंगा। तो उसको देखकर ये लगा कि वास्तव में बच्चे में उसमें कैपेसिटी है, अदर नॉलेज है उसमें पढ़ाई के अलावा, और वो उसमें बेसिकली उसके पेरेंट्स से बुलाकर बात की गई तो पेरेंट्स भी यही बोले कि वास्तव में ऐसा है, तो उसमें वो क्वालिटी है, बट वो बस स्टडी की तरफ नहीं जा रहा है। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, क्या पढ़ते हैं आप? मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट। अच्छा, तो मैथमेटिक्स की आप क्या, जो बच्चे इस समय आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देंगे कि किस तरीके से वो तैयारी करें? क्योंकि आप दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके पढ़ाई पर है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस पर फोकस है ना उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया कि एक जगह 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी जरूर मिलता है। तो वो उस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करे पूरी तरीके से। कोई और टिप देना चाहेंगे? कि याद करने के लिए पढ़ोगे तो भूल सकते हो, पर सीखने के लिए पढ़ोगे तो याद रहेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डॉक्टर साहब आपने भी सुना कि अगर 1-1 फुट का खड्डा 100 जगह किया जाए, उससे अच्छा है कि एक ही जगह है जो 100 फुट का खड्डा कर लिया जाए, पानी तो निकलेगा। मैम, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों के लिए? बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही कि सीखने के लिए अगर करेंगे तो इनको उसको कहीं ना कहीं तक जरूर जाएंगे। और सीखने के लिए एजुकेशन का मतलब है ना, आजकल क्या है, एजुकेशन थोड़ा सा दूसरी वे में हम ये नंबर ज्यादा लाना और इस तरीके से करने लगे हैं, जबकि उसका शिक्षा का जो असली उद्देश्य तो यही है कि हम सीखने के लिए पढ़ें। जी, एक अशोक जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो लगातार दबाव होता है कि अपने को नंबर ज्यादा लाने, और बच्चा लगातार इसी दबाव से गुजरता है, कई बार तो अच्छा होने के बावजूद पढ़ाई में उस दबाव के चलते अच्छे नंबर नहीं बना पाता। ये एक तो जो पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये जो दबाव बच्चे के ऊपर डाला जाता है, वो उसकी कैपेसिटी, कई बार कैपेसिटी होते हुए भी वो उसके ऊपर इतना दबाव डाल दिया जाता है कि वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। तो सब ये पेरेंट्स को तो देखने की विषय है कि उस वक्त, कम से कम जिस वक्त एग्जाम हो रहे हैं, उस वक्त वो नियमित रूप से सो रहा है कि नहीं सो रहा, वो नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा है, नियमित पढ़ाई करने के बाद में अपनी डेली रूटीन के कार्य भी कर पा रहा है कि या नहीं कर पा रहा, खान पीन उसको नियमित रूप से है या नहीं है, और कम से कम उस वक्त उनको उस एग्जाम चल रहे हैं उस वक्त उसको रिलैक्सेशन बिल्कुल या वो देना चाहिए। बिल्कुल। एक बच्ची आपके पीछे बैठी है, आप एक बार फिर से माइक लीजिए, आप खड़े हो जाइए। कभी इस तरीके से भी कहा जाता है बच्चों को पेरेंट्स के जरिए कि अगर आप इतने मार्क्स लेके आए तो हम आपको साइकिल दे देंगे, स्कूटर दे देंगे या कार दे देंगे, इस तरीके का भी एक लालच बच्चों को दिया जाता है, वो भी एक प्रेशर रहता है? यस सर, दिया जाता है ना, पेरेंट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटा अगर तू इतने मतलब 80% अपनी मार्क्स लेके आ जाएगा तो तेरे लिए ये लेके आ जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे, या तेरे लिए हम ये ऐसा कर देंगे, तेरे को अलग स्कूल में ज्वाइन करवा देंगे, इस स्कूल से हटा देंगे। तो जो बच्चा है ना, वो अपनी खुशी, मतलब उसको चाहिए वो मिल रहा है उसे, तो उसके कारण वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाता है कि अपने पेरेंट्स अपने को ये दिलाएंगे, इस कारण से अपने को चाहिए पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो अपने को अपने पेरेंट्स ये देंगे, और वो अपनी मतलब कि उस चीज को पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करता है। लेकिन फिर भी है ना, उस जो वो डिसाइड करता है कि अपने को इतने मार्क्स लाने हैं, उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे एकदम से ग्लानी होती है कि मैं अपने पेरेंट्स बोले थे उतना नहीं कर पाया, मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% दिए, फिर भी मैं इतना नहीं पढ़ पाया, मतलब पूरे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन
पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अपने बेटे ने पूरी जी जान से मेहनत की है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए, फिर भी उसके पेरेंट्स ना उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो चीज़ उसे दिला देते। लेकिन फिर भी बच्चा यही सोचता है कि शायद मेरे को है ना पूरे नंबर प्राप्त करता तो शायद मेरे पेरेंट्स थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते मेरे से। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं और बहुत ऑनेस्टली आप हाथ उठाइएगा कि जिनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा हुआ है कि इतने परसेंटेज लाओगे तो ये मिलेगा आपको? हाथ उठाइए। आपको बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है। सिर्फ 2 बच्चे, बाकी के बताना नहीं चाहते है ना। आपके पीछे माइक है, ये बच्ची बैठी है, इनको दीजिएगा। आप खड़े होइए। पेरेंट्स क्या कहते हैं आपको तैयारी से पहले, किस तरीके से तैयारी करनी है बताइए कुछ, किस तरीके से आप तैयारी करती हैं? आपको पेरेंट्स ने कभी कुछ बोला? सब्जेक्ट आपके मन मुताबिक है, पेरेंट्स ने डिसाइड किया आपके सब्जेक्ट या आपने खुद लिए? मैंने खुद डिसाइड किया है, पेरेंट्स दबाव नहीं डालती कि ये सब्जेक्ट लो, जिसमें इंटरेस्ट है वो ही लेना चाहिए। ओके, उससे अच्छी पढ़ाई हो सकती है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने मुताबिक सब्जेक्ट लिए, वो हाथ उठाएं, या पेरेंट्स ने डिसाइड किया? आप सबने अपने मुताबिक सब्जेक्ट लिए, और जिन्होंने हाथ नीचे कर रखा है उनके सब्जेक्ट उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किए, राइट है ना? अच्छा मैम, मैं फिर से आपके पास आता हूं, उनको दे दीजिए माइक। मैम, ये भी एक बड़ा विषय रहता है कि सब्जेक्ट तक जो है बच्चों के इंटरेस्ट के कोई दूसरा डिसाइड करता है तो नतीजे भी उसके दूसरे तरीके के आते हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, और हमारे बीच में ग्रामोदय शिक्षण संस्थान के तमाम बच्चे यहां पर इकट्ठा हैं। अब मैं बच्चों आपसे एक बार फिर से सवाल पूछता हूं। हमारे बीच में साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक बैठे हैं। अगर आपको अपने सिलेबस को पढ़ते समय, परीक्षा की तैयारी करते समय किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन पूछेगा? मेरे को याद तो जाता है पर थोड़ी तो सुबह तो होती है तो मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि पूरी पढ़ाई करने के बाद में बच्चे जो है वो बाद के अंदर भूल जाते हैं। आप बैठिए अमन। आपको अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको आप एक बार शेड्यूल करेंगे कि मेरे को क्या किस किस दिन क्या क्या पढ़ना है। उसको पूरे पार्ट को आप टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप उनको याद करेंगे। और जब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा अटेंशन नहीं बनता है, मेरी एकाग्रता नहीं बनती है, तो वो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पहले आपने 45 मिनट्स पढ़ाई करी, उस पढ़ाई के दौरान आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को तेज पढ़ना है तो आपको बोल के पढ़ना चाहिए, अंडरलाइंस करना चाहिए। उनके अंदर न्यूमोनिक्स होते हैं, वो हमारे को एक स्टोरी टाइप से बनाते हैं, वो हमको बाद में जब कभी भी हम उनको रिकॉल करते हैं तो वो हमको रिकॉल हो जाते हैं। आप इस वे से पढ़ेंगे तो आपको जरूर से याद होएगा। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहेंगी? सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो रात को पढ़ते हैं बच्चे, चाहे पूरा पढ़ ले, वो पूरी सब्जेक्ट पूरी जो दिया गया उसे याद करने के लिए वो सब पूरा पढ़ ले, लेकिन जब वो सुबह पढ़ते हैं उन दोनों में बहुत अंतर होता है कि सुबह का अपन चाहे 30 मिनट भी पढ़े ना तो उसे सुबह का वो पूरी तरीके से याद रहता है, लेकिन शाम को अगर 2 घंटे 3 घंटे पूरी दे दे रात को वो अच्छी तरीके से याद नहीं रहता। बिल्कुल अशोक जी, ये सवाल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी, हमारे माता पिता भी ये कहते थे कि जो जल्दी उठ के पढ़ेगा उसको सबसे ज्यादा याद होगा। कोई साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि जब अपन जो अपन डे सूर्य की किरणें अस्त होती हैं तो अपने पूरे दिन भर का एक तनाव होता है, पूरे दिन भर की सोच होती है कि आज सुबह से अपने ने क्या किया क्या नहीं किया, कई तरह के विचार होते हैं और उसी में अपन उसकी पढ़ाई करते हैं। जब अपन उठते हैं सुबह बिल्कुल एकदम फ्रेश उठते हैं, उस वक्त कोई सोच नहीं होती और एक अपना नया सवेरा होता है, और नए सवेरे में अपन नई एक खाली बुक पे लिखते हैं और एक भरी हुई बुक पे लिखते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इस वजह से सुबह पढ़ा हुआ कंपैरेटिवली ज्यादा इवनिंग की बजाय ज्यादा याद रहता है। आप में से ये आप पूछना चाह रहे थे कुछ? मैं पूछना चाहूंगा कि जो याद करते हैं ना वो थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं, ऐसे कंसंट्रेशन कैसे बनाया जाए? देखो पहले तो क्या है कि बच्चों की किताब है ना, जो अगर आप नियमित पढ़ रहे हो ना तो पूरी किताब पढ़नी चाहिए। कई बार क्या टुकड़ों में पूरी, मतलब पहले पेज से चालू होना चाहिए और एंड तक जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपन केवल क्वेश्चन से याद करते हैं, केवल एक टॉपिक्स ले लिया और उस टॉपिक पे क्वेश्चन याद किया, वो क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके आगे पीछे की चीज़ें अपने को याद नहीं रहती, तो वो धीरे धीरे वो मेमोरी में पार्ट कम होता जाता है। तो उसका रिवीजन जरूर करता रहना चाहिए। जितनी बार पहले तो जब पहले बार पढ़ेंगे तो अपने को रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो शॉर्ट मेमोरी में जाता है, और शॉर्ट मेमोरी से अपने को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए उसकी रिहर्सल जरूरी है, बाय विजुअल, बाय स्पेक्टिकल्स, बाय रिटर्न, बाय रीडिंग। बार बार उसका रिवीजन जरूरी हो जाता है। तो जितनी बार अपन उसका रिवीजन करते हैं उतनी ही अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है। जी सतीश जी, एक बार ये भी बच्चों के सामने कई बार सवाल आता है
कि बच्चे आपके पास आते होंगे जो मैथ्स में कमजोर होते होंगे, जो आपसे कहते होंगे, ज्यादातर बच्चों की यही शिकायत सुनने को मिलती है कि वो मैथ्स में कमजोर है, किस तरीके से तैयारी कराते हैं और सबसे ज्यादा आप उनको मेंटली रिलीफ कैसे देते हैं कि वो इसका पेपर निकाल लेंगे? क्योंकि ये परीक्षा में ना केवल स्टूडेंट पेरेंट्स पर, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सर, ये जो सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मैथ्स और इंग्लिश ही यहाँ जो ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट्स हैं इनकी वीक रहती है। बेसिकली मैथ्स ही मैं लेता हूँ और मैथ्स में मैंने यही देखा है बच्चों में कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसी वजह से वो मैथ्स को इतना हार्ड समझते हैं। बेसिक्स अगर उनके क्लियर होते तो वो इतना हार्ड नहीं होता उनके लिए, और बेसिक्स उनके क्लियर, वो टीचर भी मान लो जो भी जहाँ भी पढ़ा रहे हैं तो वो सोचते हैं बाद सभी को इक्वल समझ लेते हैं। अब सभी स्टूडेंट तो इक्वल होते नहीं है, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो और वीक होते जाते हैं। तो सबको मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स में भी इक्वल लेके चलना चाहिए और सबके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करने चाहिए। पूछना चाहिए क्लास में किसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है विजय जी, मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं होम एग्जाम में तो बढ़िया स्कोर कर पाते हैं, जैसे ही उनका बोर्ड एग्जाम होता है तो उनका कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जाता है कि वो अपनी जो रैंक है क्लास में वो लोकल एग्जाम में और होम एग्जाम में बहुत अच्छी रहती है, टॉप 10 में रहते हैं। जबकि बोर्ड एग्जाम के जैसे ही वो पेपर देकर आते हैं तो वो बिल्कुल अचंभित सा उनका परिणाम आता है। तो उनको इसके लिए क्या करना चाहिए, या ऐसे बच्चों के साथ में क्या करना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वो तैयार हम करा सके? बोर्ड एग्जाम को ना हवा बना रखा है, उसका वो एक पैनिक क्रिएट करता है। इस वजह से इसका कि सब्जेक्ट तो वही है, 11th क्लास में वो मैथ्स पढ़ रहा है, वो 12th क्लास में मैथ्स पढ़ रहा है, लेकिन उसको एक ये है कि मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ, इसका जो एग्जामिनेशन जो भी ये चेक करेंगे वो मेरे टीचर नहीं होंगे। ये पैनिक किसके द्वारा क्रिएट किया गया? पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, उनके पीयर ग्रुप के द्वारा। इसलिए इसको ना वो भी एक पैनिक फॉर्म में लेता है। इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो वो नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो सबको स्ट्रेस होता है। आज मेरे को भी कहीं बैठ के एग्जाम देना पड़े या मुझे भी कोई इंटरव्यू फेस करना पड़े ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो मुझे भी होगा, लेकिन पैनिक हो जाऊंगी तो मेरा परफॉर्मेंस डेफिनेटली बिल्कुल गिरेगा। बिल्कुल। तो ये ओनली बोर्ड वर्ड की वजह से हो रहा है ऐसा? ये तो क्रिएट किया गया है ना। ये तो आप भी तो कहते होगे ना कि देखो अभी तो होम एग्जाम है, 12th क्लास के लिए तैयारी करनी है। ये लोग, ये तो मैं बता रही हूँ ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब टीचर बच्चों से कहता है कि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ज्यादा तैयारी करनी है, वो बोर्ड एक हवा बन के जो है वो स्टूडेंट्स के जहन में चला जाता है। मोनिका, परीक्षा की तैयारी कैसे कर रही हैं आप, और वाकई आप तनाव में हैं इस समय या आराम से पढ़ाई कर रही हैं? थोड़ा बहुत तनाव भी रहता है पढ़ाई के समय, और थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ाई भी कर लेते हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर ऐसे तनाव भी रहता है। क्या उस तनाव को दूर करने के लिए आप स्टडी कैसे करती हैं? आपने स्टडी का शेड्यूल क्या बना रखा है? दूसरे बच्चों को आप क्या कहेंगी कि किस तरीके से वो पढ़े? क्या आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं इस सब्जेक्ट को इतना समय दूंगी, इस सब्जेक्ट को इतना समय दूंगी? कैसे तय किया आपने अपना शेड्यूल? सभी सब्जेक्ट को हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि है ना एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में जरूरी होता है पढ़ना। सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय देकर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप जब एग्जाम के दिनों में पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाती हैं, या पूरा समय आपका पढ़ाई पे जाता है? स्पोर्ट्स के समय स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए और फिर पढ़ाई भी करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास ये जो बच्चा, ये इनको दीजिए, जरा सा आगे दीजिए। स्पोर्ट्स में जाते हैं आप, या एग्जाम के दिनों में पूरी तरीके से आप अपने एंटरटेनमेंट से दूर हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि जब एग्जाम खत्म होंगे तो उसके बाद के अंदर हम जो है वो टीवी देखेंगे, या फिर बाद में जो है खेलेंगे कूदेंगे, या फिर आप एग्जाम के दिनों में भी थोड़ा समय देते हैं? सर, पढ़ाई की जगह पढ़ाई है और स्पोर्ट्स की जगह स्पोर्ट्स है। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि खाना खा, रोटी तो खा ली पर सब्जी नहीं डाली। क्या ये एग्जाम के साथ करते हैं या एग्जाम के बाद में करते हैं आप? एग्जाम के बाद में भी पढ़ाई तो करते ही हैं। ये एक ऐसा समय भी होता है फिजा जी कि बच्चों के अंदर ये वो उस दौर से गुजर रहे होते हैं कि आपको ये पहचान लेना पड़ता है बतौर टीचर होने के नाते या बतौर पेरेंट्स होने के नाते कि ये जो टैलेंट है इसमें दूसरे किस्म का है, अध्ययन के अलावा ये स्पोर्ट्स में जाएगा। अगर सही समय पर पहचान कर उसे सही दिशा दी जाए तो वाकई वो निखर कर सामने आ सकता है, या फिर दबाव डालकर उसे एक ही फील्ड में रखा जाए। स्कूल्स में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो उसका जो करिकुलम का पार्ट ही इसलिए ही होती हैं कि उसका जो जितनी भी अगर कोई स्टूडेंट वर्सेटाइल है या उसके अंदर कुछ अलग प्रतिभा है तो वो सामने आए। ये टीचर को और पेरेंट्स को पता तो चलता ही है कि अगर वो अपने डे टू डे लाइफ उसके अंदर रूटीन में उनको देखते हैं तो उनको उसकी तरफ उसको मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन फिजा जी, अगर ये देखा जाए तो शहरों या मेट्रोपॉलिटन की तरफ ये चीजें ज्यादा आई हैं
कि बच्चों को थोड़ा सा स्पेस देने लगे और दूसरे फील्ड की तरफ उन्हें उनका इंटरेस्ट पेरेंट्स का भी रहता है। लेकिन जब आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगी तो ज्यादातर आप ये देखेंगे कि नहीं इसकी तरफ ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं इसकी तरफ ध्यान मत दो, और वो पूरी तरीके से बच्चा जो है ना चाहते हुए भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट उसको करना पड़ता है। ये पेरेंट्स की देखिए अपनी कई बार क्या होता है, खुद की आकांक्षाएं होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जिनको कई बार वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको कि प्रोजेक्शन बोलते हैं, कि वो जो खुद पूरा नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। अभी एक रिसेंटली इसके ऊपर एक मूवी आई थी दंगल, जिसमें आमिर खान अपने खुद वो चीज अचीव नहीं कर पाए थे, तो वो अपने बच्चों के ऊपर वो उससे उनके थ्रू उनको पूरा करवाना चाहते थे। तो ये इस तरीके से कई बार इसके लिए जो जागरूकता, इसमें टीचर्स की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है, स्कूल की है, कि वो उनको बोलेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भी टीचर्स की सुनते हैं, पेरेंट्स डेफिनेटली सुनते ही हैं, तो इसमें टीचर्स की अहम भूमिका है कि वो उनको गाइड करें। बिल्कुल, टीचर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अगर सही समय में टीचर बच्चे का हुनर पहचान ले तो बच्चा जो है वो किसी दूसरी फील्ड के अंदर भी। बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, चर्चा चल रही है उनके साथ में, मेरे दाहिनी तरफ खूब सारी छात्राएं यहाँ पर बैठी है। सबसे आखिर में क्या कहना चाहेंगी परीक्षा की तैयारी के बारे में? डॉक्टर साहब ने जो कुछ सजेशन बच्चों को दिए वो आपकी समझ में आए, या आप पढ़ाई से ज्यादा दूसरे फील्ड में इंटरेस्टेड है? कैसे एक्सप्लेन करेंगी सब? सर वैसे तो टीचर्स ने जो अभी बोला वो सभी समझ में आया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वो मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब तो वो एंड में आते हैं तब तो मतलब उनकी जो तैयारी की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो जितनी भी अपनी कैपेसिटी होती है वो स्टार्टिंग में पूरी फिनिश कर देते हैं, तो आखिरी में आते आते मतलब कि उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसा ना करे, इसके लिए सर क्या बोलना चाहिए? ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आखिर में लूंगा, आपके पास में एक और थी जिन्होंने अभी हाथ उठाया था बोलने के लिए। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। मैं क्वेश्चन मैम से है कि जब मैं याद करती हूँ तो याद हो जाता है, आंख बंद करके उसको बोल भी लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट होता है तो कुछ मेन लाइंस तो याद रहती है, लेकिन कुछ हम भूल जाते हैं जिससे नंबर कट हो जाता है। मैम मैं सवाल इकट्ठे कर रहा हूँ आप दोनों के लिए, इधर से। और एक बच्ची और थी, ये मेरा सवाल मैम से है कि मैं नाइट को पढ़ती हूँ तो मुझे याद हो जाता है, पर मैं सुबह जब पढ़ती हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अब इस तरफ के सवालों के जवाब दे दे, फिर मैं उस तरफ जाता हूं। मैम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सबसे लास्ट के अंदर आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो है वो कांस्टेंट तैयारी करने के बाद में भी जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता। और अभी हम सुबह पे बात कर रहे थे कि सुबह डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि बहुत क्लीन रहता है दिमाग, लेकिन ऐसे बच्चे भी हमें मिले जिन्हें सुबह भी याद नहीं होता। ये तो आपका कंफर्ट जोन है। अगर आपको अगर ये लगता है कि मुझे रात को याद हो जाता है तो आप रात को याद करके पढ़ लो, उसमें ऐसा तो कोई कंपल्शन है नहीं कि नहीं मुझको सुबह ही की तैयारी करनी है। कई बार क्या होता है, सुबह का जो जिन लोगों को सुबह में प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि जब सो के उठते हैं ना उनको थोड़ा सा अलर्ट होने में परेशानी होती है, इसकी वजह से उनको सुबह की दिक्कत होती है। और जो उनसे पहले इन्होंने पूछा कि मेरे को याद होने में दिक्कत होती है और मैं भूल जाती हूँ, एग्जाम टाइम के अंदर रिकॉल करने में दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, हम क्या वहाँ पर हम अपना जो रिलैक्सेशन का जो मोड है ना वो ख़त्म कर देते हैं और हम एकदम से उस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा पैनिक के तौर पे लेते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि एग्जामिनेशन के दौरान आपको भूल रहे हैं, एक बार आप अपने आप को रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू रिलैक्स करिए, दूसरे क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा या जो आप भूल रहे हैं उसके बाद में आइए। और आप जब आप जैसे कि सर ने बोला कि विजुअल मेमोरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, तो आप उसका जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं बार भूल रही हूँ उसके नीचे आप अंडरलाइन और वो करके अलग अलग शब्द उसमें से एक एक लाइन में से एक एक शब्द पिक करिए, उनको एक जगह लिखिए और उनको रिकॉल करिए। तब आपका इस स्ट्रेटजी से आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। ठीक है अशोक जी, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि बच्चों ने पूछा, हालांकि ये धीरे धीरे खुल रहे, मैथ्स की बात मैंने शुरू में भी पूछी थी। मैथ्स वाकई लोगों के लिए ऐसा जो है वो क्यों बना हुआ है कि मैथ्स से हर कोई दूर भागता है? मैं तो ये कहूंगा मेरी 10th में 50 में से 50 नंबर थे। अच्छा, तो ये आप बताइए बच्चों को कि मैथ्स को सीखे कैसे, मैथ्स का हवा कैसे खत्म हो? मैथ को अगर आप दो चीजें होती है, एक तो आप रट्टा लगाओगे ना तो रट्टा मैथ में बिल्कुल नहीं चलेगा। मैथ को तो आपको सोल्व करना है तो आपको फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी मैथ बिल्कुल याद नहीं होगी। मैथ को याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मैथ याद करने की चीज ही नहीं है, मैथ को सोल्व करने की चीज है और अपन याद करने की कोशिश करते हैं उसको बेसिकली। आप
सर से कोई सवाल करना चाह रहे थे सतीश जी? पेरेंट्स को डील करता हूँ तो ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं कि स्टूडेंट का मन नहीं रहता है पढ़ाई में, स्टडी में उसका मन नहीं है एक्चुअली। आपने भी बात भी की थी कि अदर जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उनमें बच्चे का मन हो सकता है, बट एजुकेशन भी तो ज़रूरी है। तो कैसे उस बच्चे को समझाया जाए कि आपके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, ये तो आपको पढ़ना ही होगा। देखिए एजुकेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके आगे के अगर मान लीजिए वो स्पोर्ट्स में भी है या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं तो उनके प्रोस्पेक्टिव्स तो एजुकेशन के द्वारा ही खुलेंगे। ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि हाँ ठीक है, उनके ऊपर एक प्रेशर नहीं रखा जाए कि आपको इस ग्रेड तक या इस लेवल तक मैट करना है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है वो तो आपको लेनी ही चाहिए। और उसके लिए वो कोई इतनी भी वैसी नहीं है कि भाई आप उसको इस क्राइटेरिया को मैट नहीं कर रहे, एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है बच्चे ये कह के भी कि ना मेरा उस चीज़ में रुचि है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस चीज़ से बचना भी चाहते हो, तो ये कह के भी निकलना चाहते हैं। मैम एक बच्ची ने भी सवाल और पूछा था, सेम मैथ्स के जैसे उसे इंग्लिश में दिक्कत है। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसको लैंग्वेज को तो ये अपन का क्या है, अपन की मदर टंग नहीं है, इंग्लिश अपन की मदर टंग नहीं है, इसकी वजह से उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है। उसके लिए कई बार ये होता है कि अपन ये कहें कि ना जब कई बार अपन सुनते हैं, ये ऑडियो मतलब उस मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है, जो लैंग्वेज हम सुनते हैं वही लैंग्वेज हम इजीली बोल पाते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे चैनल, डिस्कवरी चैनल या जिसमें इंग्लिश का वो है, वो उन चीज़ों को सुने, न्यूज़पेपर पढ़ें, मिरर के सामने वो इंग्लिश के जो टेक्स्ट हैं उसको पढ़ें और वो अपने कानों में जाएंगे तो कई बार उसके अंदर इजी रहेगा। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें तो इंग्लिश भी इजी हो जाएगी, क्योंकि ये अपन की डे टू डे लाइफ में भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। एक कारगर फॉर्मूला, शीशे के सामने प्रैक्टिस करने वाला। अक्सर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक जो है वो इस बारे में मशवरा देते हैं। कान में अपनी आवाज सेम लैंग्वेज जी ये इनको दीजिए जरा सा आगे। आप कुछ कंसंट्रेशन कितनी देर तक कर सकते हैं? कंसंट्रेशन किसी सब्जेक्ट पे आपको ना हैबिट फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा कंसंट्रेशन करने के लिए, कि ठीक है आप जैसे एग्जाम में बैठते हो तो आप 3 घंटे बैठ के लिख लेते हो ना, वो आपने अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे 3 घंटे बैठ के लिखना है। वहाँ उस टाइम आप ना वॉशरूम जाओगे, ना आप पानी पियोगे, ना आप लंच करोगे, वो आपने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिया, उस टाइम आपको सारी चीज़ें रिकॉल भी होंगी। इसी तरीके से हमको अपने कंसंट्रेशन को हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू इन्हेंस करना है, कि हमको ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है। जैसे आप डिस्ट्रैक्शन जितना मिनिमम करोगे कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगा। मैं कभी फोन चलाता हूँ तो पढ़ाई में टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो फोन तो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा वो है, इशू है। आपको जब आपको पढ़ाई करना है ना तो फोन को साइड में रखना ही पड़ेगा। तो फोन को वो कैसे करे दूर? ये बड़ा इसका देखिए मैम, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा जेन्युइन सवाल है। चाहता है कि पढ़ाई करे, फोन अलग रखे, लेकिन फोन से वो मोह छूट नहीं पा रहा, तो वो क्या करे कि फोन जो है वो अलग रखा जाए। और ये वाकई जो सबसे अंत में ये सवाल आया है, हकीकत ये है कि आजकल के बच्चों के पास में ये सवाल शुरू में उठना चाहिए था। जो स्मार्टफोन होते हैं वो लत लग चुकी है बच्चों को, गेम्स की या जो है वो किसी भी तरीके की और दूसरे जोनर में जाने की। वो आपसे साफ कह रहा है कि वो चाहता है कि फोन रखे नहीं लेकिन नहीं रख पाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए क्या है, ये तो एक तरीके का ना ऑब्सेशन हो गया कि मुझको, हम भी खाली बैठे होते हैं तो कई बार हमको भी लगता है कि अब थोड़ी देर हो गई, देखें क्या मैसेज आया, क्या टेक्स्ट आया, कि कोई गेम ही खेल लें। तो ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना, जैसे आपको एक डेट डिसाइड करिए अपने, वही है ना, आप अपने दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन देंगे, एक डेट डिसाइड करिए कि एग्जामिनेशन आ रहा है, इस तारीख से मैं अपने फोन को स्विच ऑफ करके रखूंगा, या मैं छोटा कीपैड वाला फोन यूज करूंगा, सिर्फ फोन कॉल रिसीव करूंगा। वो एक बार आपको अपने मन को करेंगे ना, 2-3 दिन जब गुजर जाएंगे ना, तो वो चीज हैबिट में आ जाएगी। और एक और प्रैक्टिकल इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है मैम, कि अगर चाहे इसको आभास रहना चाहिए कि मेरी जेब में मोबाइल है या मेरे हाथ में मोबाइल रहना ही चाहिए, तो सिम निकाल के रखे, ये भी हो सकता है। उसके अंदर फिर वो गेम और ये सब चीजें तो बिना सिम के तो नहीं खेल पाएगा ना, सिर्फ लगेगा कि मेरे हाथ में मोबाइल है। देखिए अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करिएगा। मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं रहता ज्यादा देर तक। ये पढ़ता है, पूरी कोशिश करता है डॉक्टर साहब, और इसको याद नहीं रहता है, और आमतौर पर सारे स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनकी शिकायत यही है। आप कंसंट्रेट करके पढ़ते हो क्या? हाँ, ये बताइए कि सबसे पहले तो ध्यान तो है अपने को फुटबॉल में, और पढ़ रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक टाइम फिक्स करिएगा कि मुझको 7 o'clock के ऊपर बैठना ही बैठना है। उस टाइम पे आपका एक अलार्म बजाइएगा कि ये अलार्म बजेगा, 7 o'clock बैठना है। फिर आप 45 मिनट्स तक लगातार कंटिन्यूसली बैठिएगा। 45 मिनट्स पे दोबारा अलार्म बजेगा, उसको सेट करके बैठना है। फिर 45 मिनट से लेके 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिएगा, फिर अगेन 45 मिनट्स पढ़िएगा, और उसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बीच में नहीं उठना है। इस तरीके से एक बार करिएगा, हो सकता है आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव। मैम मैंने बनाया था टाइम टेबल पर
टाइम टेबल नहीं, एक बार अलार्म से करके देखो। टाइम टेबल तो अपन हर स्टूडेंट बनाता है और उसके ऊपर फॉलो नहीं कर पाते। एक बार आप इस तरीके से करना कि अलार्म आपको ना क्या सिग्नल देता है, जैसे छुट्टी की घंटी बजती है तो भागते हो ना, इसी तरीके से ये है कि अलार्म बजेगा तो आप बैठ जाइए। चलिए ठीक है। अशोक जी, आखिरी सवाल आपसे। ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, चूंकि हम ग्रामीण परिवेश में हैं तो बच्चे बहुत शाई हैं, थोड़े शर्मीले भी हैं, कम बोल रहे हैं। आप आखिरी क्या ऐसी टिप इनको देना चाहेंगे जिनसे ये अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर बेहतर नतीजे पा सके? एक तो नियमित पढ़ें, तनाव रहित पढ़ें, परीक्षा के समय आप नियमित रूप से भोजन सही समय पे करें, जितनी नींद की जरूरत है वो एकदम से पूरी करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों ने सुना। कितने बच्चे हैं? सब मिलके हाथ उठाइए जिनको डॉक्टर्स की बात समझ में आई है और वो उस पर प्रैक्टिस करेंगे। गुड। तो बोर्ड कोई हवा नहीं है। अगर आप समय सारणी बनाकर पूरे एकाग्रचित होकर पढ़ाई करेंगे और थोड़ा समय खेल को देंगे, थोड़ा समय जो है वो अगर आप बाहर भी जाएंगे तो आपके बेहतर नतीजे आ पाएंगे। और अगर जिन विषयों में आप कमजोर हैं उन पर आप खुलकर बात करेंगे अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वो भी आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा घबराए ना और एग्जाम को बहुत प्रसन्नचित मुद्रा के साथ दे। यकीन मानिए आपके नतीजे बेहतर आएंगे। आप तमाम बच्चों का, मेहमानों का इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।